नमस्कार। आज किसान आंदोलन को किस तरह से षड्यंत्र के जरिए ख़त्म करने की योजना है उसके ऊपर मैं खुलासा करूंगा। इन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा करी कि दिल्ली के आसपास किसानों को गिरफ्तार नहीं किया और टोहाना में किया। टोहाना हिसार में है, हरियाणा में, और 3 किसान को गिरफ्तार कर लिया। मामला कहाँ से हुआ था? जो एमएलए थे उन्होंने इन किसानों को गाली दिया था और शब्द बके थे। उसके बाद किसान आंदोलित हुए, फिर उन्होंने माफ़ीनामा मांगा, फिर वो विवाद बढ़ता चला गया। ये सरकार चालाकी से, फूट डालने से, झूठ से चलती है। आज मोदी जी का संबोधन था 5 बजे शाम को टेलीविज़न पर। मोदी जी जैसा आज तक डेमोक्रेसी में कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हुआ ही नहीं, जो स्वास्थ्य मंत्री बन जाए, रक्षा मंत्री भी बन जाता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर भी, हर मंत्रालय की घोषणा प्राइम मिनिस्टर आकर के टेलीविज़न पर करते हैं। मुझे तो कई बार सोचता हूं कि लज्जा नहीं होती कि कर क्या रहे हैं। सारे मंत्री बेकार हैं और मंत्री भी इस तरह से बेकार हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं कि वो बोलते ही नहीं। यानी अभी हाल में जब परीक्षा रद्द करने की बात आई तो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए प्राइम मिनिस्टर, कभी डिफेंस मिनिस्टर हो जाते हैं, कभी कॉमर्स मिनिस्टर हो जाते हैं। टेलीविजन पर कोई और दिखता है? दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा कैमरा जीवी जीव पैदा नहीं हुआ होगा। मैं फिर से कहता हूं कि दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा कैमरा जीवी इंसान पैदा न हुआ होगा। लोग कहते हैं कि बाल बच्चे नहीं हैं, ऐसे आदमी को सत्ता सौंपना चाहिए। यह भ्रम है। बाल बच्चे वाले ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी में। यूरोप में, अमेरिका में अक्सर पत्नी के साथ ही वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष चलते फिरते हैं। वहाँ पारिवारिक वैल्यू देखते हैं, फैमिली वैल्यू देखते हैं कि आदमी को समझ है फैमिली की नहीं, बच्चों का दर्द है कि नहीं। यहाँ हमारे यहाँ उल्टा है। अरे भाई, सत्ता की जो नशा होती है वो बाल बच्चों से, धन कमाने से भी कहीं ज्यादा गुना होता। हमारे यहाँ होता है कि अरे भाई किस लिए कमाएगा आदमी। तो ये धारणा अब खत्म हो जाना चाहिए। और हमारे यहाँ भी वही होना चाहिए, जो पारिवारिक व्यक्ति है उसी को राजनीति में प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। और जो गैर पारिवारिक, जैसे आरएसएस वाले, इनका परिवार नहीं है तो कितने लाख लोग मर गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बंगाल के बाद से तुरंत उत्तर प्रदेश के मामले को लेके बैठ गए और मंथन चल रहा है। योगी को हटाने की बात हो रही है, किसको लाया जाए। ये जो अकेले होते हैं, अविवाहित होते हैं, इनके प्रति इनमें कोई संवेदना नहीं होती, परिवार नहीं होता, देश के प्रति इनको कोई जिम्मेदारी। इनके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है प्रसिद्धि प्राप्ति का,
और तमाम सारे आय पैदा हो जाते हैं। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। तो जो लोग कहते थे, तो आज 5 बजे संबोधन में क्या कहा? कुछ नहीं किया। और अभी जीडीपी भारत की -7.3 हो गई है और दुनिया के जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार में हम 166वें स्थान पर पहुंच गए। 166वें स्थान पर पहुंच गए, जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है। प्रधानमंत्री चाहिए मनमोहन सिंह जी जैसा, जो टेलीविजन पर न दिखाई पड़े और न अखबार में छपे, काम करता हुआ नजर आना चाहिए। प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होते हैं। उसके पास चुनाव प्रचार के लिए समय होता है या हर मंत्रालय की घोषणा करने का समय होता है? उसको बैठ करके देश को देखना पड़ता है। योजना, प्लानिंग, भ्रष्टाचार, विकास, टैक्स कलेक्शन, हर विभाग में क्या हो रहा है, वो घोषणाबाज नहीं होता। मनमोहन सिंह जी इसी में व्यस्त होते थे। और जिस दिन मोदी जी हर जगह छपना बंद हो जाएंगे, हर मंत्रियों का जो इन्होंने जगह ले लिया है या हर मंत्रालय के बिहाफ से घोषणा ये करते हैं बंद कर देंगे, तो कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन ये तो चुनाव में लगने वाले हैं। तो आरएसएस को आप समझ सकते हैं कि इतना क्रूर संगठन, किसान बैठे हुए हैं। आरएसएस इस पर कभी मंथन किया है? योगी के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा या नहीं, इस पर मंथन के लिए आरएसएस के पास में कोरोना के पीक में भी समय है। लेकिन बेरोजगारी के ऊपर और किसान के मुद्दे पर और एमएसएमई जो मर गया, डीमोनेटाइजेशन ने इस देश को बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े पूंजीपति, चाहे 1500 घराने हो जो लिमिटेड कंपनियां हैं, और 2 ही को तो इन्होंने पाला है, अडानी और अंबानी में, तो वही उन्हीं का ग्रोथ हुआ, उन्हीं का प्रॉफिट बढ़ा। बाकी करोड़ों जो रोजगारी थे, ये दुकानदार थे या छोटे मैन्युफैक्चरिंग वाले थे, ट्रेडर थे, कंसाइनर थे, सब के सब मर गए। लाखों लाख लोग मर गए। उसके ऊपर आरएसएस को बैठ के चिंता नहीं करना चाहिए। अरे कौन मरा है मैं कहना नहीं चाहता। जो मेरी जानकारी, सबसे ज्यादा मोदी भक्त मरे हैं। मैं दिल्ली के तमाम ऐसे बस्तियों की जानकारी इकट्ठा करना चाहा जहां गरीब लोग रहते हैं, पिछड़े रहते हैं, अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। वहां संख्या कम है मरने की। ये भक्त गए थे बंगाल, गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्री बन करके कोरोना लेके गए, कोरोना लेके आए, देश बर्बाद हो गया। तो ये जो किसानों के ऊपर क्या आरएसएस को मंथन नहीं करना चाहिए? योगी को बदलने का, चुनाव को बदलने का, इनसे ज्यादा राजनीतिक कोई हो नहीं सकता। जो संगठन महासचिव है, वो हर स्टेट के अंदर बीजेपी में जो संगठन महासचिव होता है, संगठन की डोर उनके पास है। जैसे उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल, यहां पहले रामलाल जी थे, अभी उनका नाम मैं भूल रहा हूं, आ रहा है। तो ये है। तो टोहाना में क्या हुआ कि गुरनाम सिंह, राकेश टिकैत, इनके नेतृत्व में वहाँ
सब लोग अपना पशु लेकर के, खाना लेकर के सब पहुंच गए थाने के अंदर। तो इन सरकार का षड्यंत्र यह था कि जैसे गाजीपुर बॉर्डर है या सिंगू बॉर्डर है या आपका टिकरी है, यहाँ का जो ईपी सेंटर है हट के वहाँ चला जाए ताकि दिल्ली न घिरे। लेकिन वो किसानों ने कहा कि हम समझ गए हैं, षड्यंत्र है, जान करके भटकाने का काम कर रहे हैं। तो किसान इतने ही ये चतुर हैं तो किसान समझदार बुद्धिमान तो हो सकते हैं। अभी खाद का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आरएसएस इस पर क्यों नहीं बैठ करके चर्चा करती? करना तो सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ये कहती है आरएसएस, लेकिन ये सुपर पॉलिटिकल बॉडी है। चुनाव में बंगाल में क्या हुआ था, हर जिले में 1000 से लेके 1500 तक के आरएसएस के कार्यकर्ता झोंक दिए गए थे, इतने बीजेपी के। और बंगाल में हुआ क्या कि यूपी और बिहार के 25-30% लोग चले गए। ये ज्यादातर जय श्री राम वाले बन गए हैं। तो हुआ क्या कि हिंदू और मुसलमान का जहर पूरा इन्होंने वहां पर पैदा कर दिया। और तब कहा कि अब जमीन तैयार हो गई है, अब आइए अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी आइए प्रचार करिए, अब चुनाव जीत जाए। लेकिन ऐसा चुनाव कभी न बीजेपी ने अभी तक तो नहीं लड़ा है, आगे भी न लड़ सकेगी। जितना ताकत बंगाल में लगाई और मोदी जी वर्सेस ममता हुई, मोदी जी की हार हुई। तो किसानों के साथ में भी ये षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन वो षड्यंत्र कामयाब नहीं होता दिख रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि लाखों लोग मर गए, लोग बेघर हो चुके, बेरोजगार हो चुके, तो बंगाल के चुनाव के बाद में बैठ कर के उसकी योजना होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था को संकट से उभारा जाए। उसके ऊपर चिंतन नहीं हो रहा। अरे उसके ऊपर भी तो आरएसएस बीजेपी बैठ सकता, बेरोजगारी कैसे दूर हो, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कैसे इसको ठीक किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, इस पर नहीं। चुनाव, केवल चुनाव। और मैं देशवासियों को कह रहा हूं कि 24 तक तो ये बहुत नुकसान कर दो, उसके पहले उखाड़ के फेंको। और उत्तर प्रदेश के लोगों को इनकी जमानत जब्त कर दी जाए, कर देना, वरना ये भक्त हैं, भक्त ही ज्यादा मरेंगे, गरीब तो लूटा हुआ है। ये मुसलमानों से खतरा दिखाते हैं। अरे भाई, मुसलमान कौन सा इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है, चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है या मीडिया के मालिक हैं या अंबानी अडानी जैसे बड़े पूंजीपति हैं इस देश के अंदर? क्या इस देश के सेक्रेटरीज हैं, क्या चीफ सेक्रेटरीज हैं, क्या पुलिस की पावर है, क्या सेना की पावर है इनके पास? ये ज़्यादातर तो आर्टिजन हैं, कारीगर हैं, चमड़े में काम करते हैं और मैकेनिक हैं। किस बात का खतरा है? 1,000 हो गया, 1200-1300 साल से है। क्या क्या खतरा है? मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। तो किसान के मुद्दे पर क्यों नहीं बैठते आरएसएस बीजेपी वाले? आरएसएस का मंथन इस पे नहीं होता। और चुनाव के दौरान क्या करेंगे आरएसएस वाले? प्रचार आरएसएस वाले करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तो आलस भी करते हैं, कहीं जाके बैठ जाएंगे, या मतलब है कि गाड़ी वगैरह मिली तो गायब भी हो जाएंगे। आरएसएस वाले सुबह 6-7 बजे हर वोटर के पास 3 बार जाएंगे वोट मांगने के लिए, और चुनाव खत्म, आरएसएस के कार्यकर्ता गायब। अगर मिल भी गया कहेंगे हमसे क्या मतलब, हम तो सामाजिक और धार्मिक हैं, कल्चरल हैं,
ऐसे संत बन जाएंगे जैसे राजनीति से इनको नफरत है, जबकि ये सुपर राजनीतिक लोग। 3 दिन की बैठक के समय आरएसएस किया है दिल्ली में, अभी परसों खत्म हुई, कल खत्म हुआ। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक शुरू है, पूरे प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। देश तबाह है, इनको केवल चुनाव। तो किसानों के अंदर जो फूट डालने का काम इन्होंने किया, और टोहाना का कांड जो हुआ, जिस तरह से टोहाना में हजारों हजार किसान थाने में आकर के खाना बनाने लगे, जम गए, टिक गए, सरकार को समझ में आ गया। और यह भी किसानों ने कह दिया कि जो संख्या यहाँ पर टिकरी पर है, सिंघू बॉर्डर पर है, वो संख्या रहेगी उतना। अब कोरोना भी कम हो गया है, अब गर्मी भी 1 महीने बाद कम हो जाएगी, अब संख्या बढ़ाएंगे। तो ये है इनका षड्यंत्र। मैं कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं कह रहा हूँ। ये एक पीढ़ी के जवानों को खत्म नहीं कर दिया इन्होंने। एक पीढ़ी का जवान खत्म हो गया, नौकरी खत्म है। इस देश का पूंजीपति बिल गेट्स या जकरबर्ग या कह सकते हैं वारेन बुफे उस तरह का नहीं है। वहां पर आप जानते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा पूंजीपति है, उसकी पूरी कमाई उसके जीवन में ही खत्म हो जाती है। यहां पर जगह जगह विला बनाएंगे, घर बनाएंगे नाती पोते को के नाम पर, फिर बेटी 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ का मकान बना के दे देंगे। वहाँ का पूंजीपति ये नहीं होता। वहाँ का मैं एक कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पूंजीवाद, यहाँ का पूंजीपति जातिवादी होता है, लालची होता है, और देश के लिए नहीं कमाता, परिवार के लिए कमाता, वो देश के लिए कमाते हैं। वो कैसे? मान लीजिए वहाँ का पूंजीपति कोई भी है, अगर वो मर गया तो 55% सरकार उसकी संपत्ति ले लेगी। लगा उसमें 45% उसका धन, 45% का 50% टैक्स है। कितना हुआ? 22.5%। फिर उसके ऊपर टैक्स होगा। तो वहाँ अक्सर यही होता है कि बड़े बड़े पूंजीपति की जो औलादें होती हैं, वो फिर से अपने तरफ अपना नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो नौकरी करें, चाहे होटल में वेटर का काम करें, चाहे जितना बड़ा पूंजीपति हो। ओबामा की बेटियां, राष्ट्रपति ओबामा की बेटियां होटल में वेटर का काम कर रही हैं। तो यहाँ का जो पूंजीपति जिस तरह से बढ़ाया है अडानी अंबानी ने, ये ब्लैक मनी कमा करके या जो भी है, ये बंटवारा नहीं होने वाला है। दूसरे देश के पूंजीपति धन नहीं रख सकता है, तो ये लूटते हैं। तो जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, यहाँ का पूंजीपति जातिवादी भी है, स्वार्थी भी है, देश विरोधी काम करता है, और सांप्रदायिक भी है, लालची है, और परिवार का तक ही सीमित रहता है। तो ये बेसिक फर्क है इससे। तो इस बात तो, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि यहाँ एक धनवान और बड़े पूंजीपति आदमी को सम्मान दिया जाता है, नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, और कहते हैं इतना इन्होंने वेल्थ कमा दिया, इतना उन्होंने कमा। उसके पीछे कोई कारण देखा कैसे कमाया? वो टैक्स की चोरी वो करता है, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी वो करता है, डायरेक्ट टैक्सेस की चोरी वो करता है, जीएसटी की चोरी वो करता है।
और ब्लैक मनी कमाता है। बैंक का लोन लेकर के पब्लिक का पैसा होता है, कमाता है। 4.5 लाख करोड़ का अडानी के ऊपर बैंक का लोन है और लगभग 5 लाख करोड़ की उसकी संपत्ति है। क्यों नहीं वसूला जा रहा है इससे? लेकिन इस देश की जनता न समझने के लिए तैयार है, भावुक है। अब इसी में खुश है कि विश्व गुरु बन रहे थे। यही विश्व गुरु हुआ कि आज हम 166 रैंक पर हैं। आज यही विश्व गुरु बने हैं हम कि हमारा जो जीडीपी है -7.3 है। सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत में है, सबसे ज्यादा बीमार भारत में है। आंकड़े निकाल दिया जाए तो 60-70 लाख लोग मरे होंगे, 50 लाख से कम तो लोग मरे ही नहीं। तो ये आज का इनका षड्यंत्र है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा इसको शेयर करिए जितना शेयर कर सकते हैं। यानी ये इंसान है कि भूत प्रेत की आत्मा है इनकी। देश इस समय गंभीर संकट में है। एक केवल चुनाव के बारे में चिंता करना, राज्यपाल से मिलना, इससे मिलना, उससे मिलना। रात में कल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठक हुई है। प्राइम मिनिस्टर के लिए इस समय इसके लिए ही समय है प्राइम मिनिस्टर के लिए। कैसा प्राइम मिनिस्टर कि लगातार चुनाव के अलावा कहीं बाहर नहीं निकलना, किसी मंत्री को काम नहीं करने देना, किसी एमपी को काम नहीं करने देना। सेलेक्टेड अधिकारी ही काम कर सकता है। यानी आप न करेंगे न करने देंगे। आप कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार जब पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, भारत की अर्थव्यवस्था 2008 में क्यों बची? हुआ यह था कि 8 या 6 IIT जब बन के तैयार हो गई तब मनमोहन सिंह जी के पास में निमंत्रण गया उद्घाटन के लिए। तो मनमोहन सिंह जी अवाक रह गए कि IIT बन गई हैं। तो ये थी स्वायत्ता, ये थी मिनिस्टर की पावर। तब जाके विकास हुआ था इस देश का। ये तो न कर रहे न करने देंगे किसी मंत्री को। ये शौचालय का भी उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। हर जगह इन्हीं के फोटो छपे। बताइए, कोरोना के सर्टिफिकेट में प्राइम मिनिस्टर का फोटो छपने का क्या मतलब होता भाई? फिर मृत्यु सर्टिफिकेट में भी छपे। जितने लोगों का डेथ हुआ है वहां भी छपना चाहिए इनका फोटो। ये पता नहीं किस तरह की आदमी है। कैमरा जीबी, हमेशा केवल अकेले रहना, और कोई इस देश में न दिखाई पड़े। और इनके एक शागिर्द है गृह मंत्री, वो भी केवल षड्यंत्र, चुनाव की रणनीति बनाना, षड्यंत्र करना, विपक्ष के लोगों के खिलाफ में इंक्वायरी करने के अलावा कोई काम उनको नहीं। तो किसानों का आंदोलन का फेल करने का षड्यंत्र इनका नहीं कामयाब होगा। किसान समझ गए, हम लोग समझ गए। आप सब लोग इसको शेयर करो। किसानों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। अंत में उनकी जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद।